बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं। एफआईज ने लगातार 3 दिन हैट्रिक की खरीदारी की, लेकिन कल का सत्र में उन्होंने थोड़ा सा सेल किया है। हालांकि बड़ा क्विंटम नहीं है, 457 करोड़ का ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन डीआईज का क्विंटम ठीक ठाक है। 4058 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज करके ले गए हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिकन मार्केट किस तरह से क्लोज हुआ। तो अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग देखें तो ग्रीन मार्क में ही बंद हुआ, करीब ½ % बढ़कर। शंघाई हैंगसेंग में ग्रीन मार्क बना हुआ है। निकाई में आज थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है। कोस्पी में करीब ½ % की तेजी है। तो एशियन मार्केट्स तो ठीक चल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयरों में आलोक इंडस्ट्री करीब 9%, KIOCL करीब 9%, चोला फाइनेंस 6.5%, सांघवी मूवर करीब 6% और जुपिटर वैगन में करीब 6% का दूसरे दिन लगातार उछाल। कल BBA 20% सर्किट पर गया था काउंटर। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो सिग्निटी टेक करीब 4.25%, कोफोर्ड 4%, न्यूलैंड लैब करीब 4%, पटेल इंजीनियरिंग और राजेश एक्सपोर्ट यहाँ पर कल के मूव के बाद, तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक कमोडिटी जो कि बढ़ती ही जा रही है वो है सोना चांदी, और सोने में लगातार नए रिकॉर्ड स्तर बन रहे हैं। कल भी एक नया रिकॉर्ड स्तर बना जहाँ पर कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $4465 पर ऑunce तक जाकर पहुँच गया है। समीर सर, गोल्ड लगातार सरप्राइज करता ही जा रहा है, और जहां पर भी जो ट्रेडर्स हैं शॉर्ट कर रहे हैं इन एंटीसिपेशन की कहीं पर अब तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, अब तो बहुत चल गया, अब तो रुक जाएगा, वो सारे लॉस खा रहे हैं। और ये डेली शॉर्ट कटा रहा है सर इंटरनेशनली, नेशनल ट्रेडर में। मेरी बहुत सारे मतलब जो होते हैं ना सर, जो लोकल सर्राफे जिनको हम बोलते हैं, उनसे बात हुई तो वो इस बार बहुत लॉस खा के बैठे हैं। कह रहे हैं कि एक तो क्लाइंट नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा कि गोल्ड इतना महंगा है तो इतने में कैसे ज्वेलरी खरीदी जाए, और दूसरा हम गोल्ड को शॉर्ट करके बैठे हैं ऊपर से और वो और भागता जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। इन्वेंट्री गेन जरूर हो रहे हैं जो उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। सर, ऐसे में अब गोल्ड की कीमतों पर एक आम आदमी किस तरह से सोचे, और गोल्ड के शेयरों पर जैसे ये मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, इन सभी कंपनियों को किस तरह से देखें। ओके, तो पहले गोल्ड पे व्यू देखते हैं। हाँ। यस, राइट कि गोल्ड चलते ही जा रहा है। एंड एक्चुअली मैं कभी भी इतना शॉर्ट कमोडिटीज पे जिस पे मुझे आइडिया नहीं करता हूँ। लकीली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आई वुड हैव आल्सो बीन वन ऑफ द पीपल हु वुड हैव गॉन शॉर्ट, क्योंकि रैली बहुत स्टीप हुई है। एंड इट इज सिंपली टू डू विद मोमेंटम, इट इज नथिंग टू डू विद, इसमें ऐसा कुछ फंडामेंटल जैसा नहीं है। इट इज बेसिकली सेंट्रल बैंक्स जो बाय कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो भाव बढ़ा है। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग, यू नो, मोमेंटम रैली में जब भी होता है तो पीपल कम इन एंड बाय एंड मोमेंटम कंटिन्यू, तो वही हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, फॉर मी एट सम पॉइंट गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए ही। इट्स बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ज्वेलरी कंपनीज विल गेट हिट। उनकी गोल्ड की सेल्स थोड़ी तो कम होगी, दैट मीन्स यू विल नॉट सी सेम काइंड ऑफ ग्रोथ नंबर्स। एक वो वरी है। दूसरा, आपने पूछा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की, तो हम्म। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में एक ही जो बेनिफिट आता है व्हेन गोल्ड प्राइसेस गो अप, कि अगर कोई भी पेमेंट नहीं करता है, बिकॉज आपका LTV एट द टाइम ऑफ गिविंग द लोन मे हैव बीन 70% या 80%, तो अभी जब वो भाव बढ़ गया है तो आपका LTV हैज प्रोबेबली कम डाउन टू 60%। तो हम्म। सेफ्टी यानी कि लॉस डिफॉल्ट जो होगा वो शायद कम होगा। दूसरी बात जो क्या होता है कि व्हेन द रीफाइनेंसिंग हैपेंस, तो दे रीफाइनेंस एट द हायर गोल्ड रेट, तो मे बी जो बोरोअर है, दे कैन, द सेम बोरोअर कैन प्रोबेबली बोरो मोर मनी ऑन द गोल्ड, विच अलाउज देम टू ग्रो देयर बुक। बट वो एक रिस्क ओपन अप करता है, क्योंकि अगर गोल्ड का भाव वापस घटा तो आपके बुक्स में पेन हो सकता है, बिकॉज देन योर LTV में, आई एम जस्ट सेइंग कि लेट अस अज्यूम कि आज गोल्ड का रेट 100 है, आपने 70 पे लोन दिया, फिर भाव 120 हो गया, देन यू से ऑन 120 आई वांट टू गिव 70%, तो यू गिव 84 रुपीज। अभी गोल्ड प्राइस कम्स बैक डाउन टू से 100 रुपीज, तो आपका लॉस मार्जिन रेशियो सिर्फ 16% रहता है, विच इज यूजुअली द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस। 16 से 20 तक नॉर्मल बोरोइंग होती है गोल्ड फाइनेंस कंपनी से। सो इट काइंड ऑफ लीव्स नो स्पेस फॉर दीज गोल्ड कंपनीज। तो ये एक रिस्क ओपन अप हो सकता है, पर बुक ग्रो हो सकती है। सो वी नीड टू सी हाउ थिंग्स मूव, जस्ट टू से कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़ेगा।
I think that is a risky call to take, but yes, अभी positive लग रहा है because loan books can grow to the same number of customers without expanding या reaching out to new customers. ठीक है। अगली खबर, जापान अपनी करेंसी को सहारा देता हुआ दिख रहा है। येन में गिरावट पर जापान सख्त कदम उठाएगा, ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर की उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि येन में ब्याज दर बढ़ने पर भी करेंसी कमज़ोर हो रही है और 2025 में अगर G10 देशों की करेंसी में देखें तो येन लगातार कमज़ोर ही रही है। हालांकि इसने जापानीज़ मार्केट को ज़रूर स्ट्रेंथ दी है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, इकोनॉमी है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन मारुति और नैम इंडिया, इनके चार्ट को देखकर कुछ लग रहा है वरुण जी कि कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जापान से इनके रिलेशन है। हालांकि इस पर फंडामेंटल मैं व्यू फिर समीर सर से लूँगा। जी। देखिए विवेक जी, टेक्निकली हम बात करेंगे मारुति सुजुकी पर, तो करीबन हमने देखा था कि अक्टूबर के महीने में करीबन 16,700 के हाईज लगे थे, ऑल टाइम हाई, और वहां से करेक्शन, स्टेप करेक्शन देखने को मिला था करीबन 15,200 के आसपास। और फिर एक साइडवेज टू पॉजिटिव स्टॉक चल रहा है, बट मोमेंटम लूज करता जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो मारुति अपने प्रीवियस हाई के आसपास ही है, बट यहाँ पर इतना सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। अगर 16,750 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें, तो बिल्कुल यहाँ पर 17,000 17,200 के लेवल मिल सकते हैं। बट आप विवेक जी देखेंगे तो आपका जो पिछला स्विंग जो है, और यहाँ अगर आपको कुछ मेंटेन करना है स्टॉप लॉस, तो काफी लो है। यहाँ अगर 15,000 के आसपास के स्टॉप लॉसेज आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज अभी भी आपको फेवरेबल ट्रेड नहीं रहता है। तो यहाँ पर बाई नहीं है तो डज नॉट मीन कि आप यहाँ सेल है, बट अब नई फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। करीबन मारुति अगर थोड़ा करेक्शन करके 14,000 13,500 के आसपास है, वहां पर एक अच्छे लेवल्स बन रहे हैं, वहां पर एंट्री करनी चाहिए, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। दूसरी बात, आपने निप्पॉन की बात की है, आपने निप्पॉन का जी। चार्ट में क्विकली देख लूं तो आप देखेंगे तो 860 के पास आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन है। जब हमारे रेगुलेटरी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक सपोर्ट लिया था करीबन 800 के आसपास, और वहां पर हमने काफी बढ़िया एक अप्रूव देखने को मिला था। और उस टाइम हमारा HDFC AMC पर भी एक अच्छा रुझान था, करीबन इसी शो के दरमियान हमने बात किया 2550 के आसपास। वो आप देखेंगे 2700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल नैम इंडिया में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया सपोर्ट से एक ब्रेकआउट दिया है करीबन 900 के ऊपर। 900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई बने थे 980 के आसपास बिल्कुल जा सकते हैं। थोड़ा सा इंटरडे टाइम फ्रेम पर ओवर स्ट्रेच्ड है, थोड़ा सा करेक्शन आता है 880 875 के आसपास, बिल्कुल बढ़िया एंट्री जोन रहेगा, वहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। समीर सर, जापान के फाइनेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आना कितना इम्पॉर्टेंट है करेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो येन कैरी ट्रेड की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन उल्टा वहाँ के मार्केट चल गए और उन्होंने रैली दे दिया इनफैक्ट इस सारे सभी एशियन मार्केट्स को। क्या जापान के फाइनेंस मिनिस्टर को अच्छा नहीं लग रहा मार्केट? I don't have an answer to what Japan finance minister is thinking. बट जो आपने फर्स्ट पार्ट कहा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो येन कैरी ट्रेड में डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आना ही चाहिए था। इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग कि नहीं आया हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप देयर, जो उन्होंने यूएस ट्रेजरीज और सब लेके रखे हैं, योर स्प्रेड्स ऑन दैट कम होते जाते हैं, राइट? सो द रिस्क इज दैट दे मे कम टू सेल दैट आउट, एंड अगर वो बेचते हैं एंड दे get the yen should actually appreciate जो नहीं हुआ है, so rightfully so the market has gone against traditional just understanding. क्यों? I don't have an answer at the moment, but ये एक प्रॉब्लम रहेगा because you are in a situation जहां US is in a rate cutting cycle and Japan is in a rate increasing cycle. बाकी का world, India also is in a rate cutting cycle, European Union is in a rate cutting, so it मेरे हिसाब से जापानीज येन शुड स्ट्रेंथन क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, और ग्लोबली व्हाई वी कट इंटरेस्ट रेट्स इज बिकॉज इकोनॉमीज आर स्लोइंग डाउन। तो इफ वी हैव टू लुक एट, अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टडी स्टूडेंट्स है या फिर इफ वी आर फंडामेंटल पीपल, तो वी शुड ऑब्वियसली बिलीव कि द येन शुड अप्रिशिएट, और येन अप्रिशिएट होना is something that if it happens with the interest rates going up could lead to problems going down the road. तो वो एक वरी रहेगा मार्केट में। आई डोंट हैव एन आंसर कब होगा ये, बट मे बी नेक्स्ट ईयर। सी राइट नाउ हम एक और चीज बोल सकते हैं कि वी आर इन अ पीरियड ऑफ लो वॉल्यूम, सैंटा क्लॉज रैली जैसा बोलते हैं सब लोग।
कि एब्सेंस में आप मार्केट में कहाँ भी कुछ भी खींच लीजिए, बट इज इट सस्टेनेबल? मार्केट में अगर आप 2 दिन के प्लेयर हो तो ठीक है, बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो दीज थिंग्स डोंट मैटर कि 2 दिन में अगर एक टाइम दिसंबर के पहले हम लोग ने लाइफ टाइम हाई बना दिया, बट ये सस्टेन रहेगा आफ्टर द एफ आई कम बैक ऑन द 4th और 5th of Jan। एंड ये अगर हम उनको वापस एग्जिट दे रहे एट द निफ्टी हाईएस्ट लेवल पे एग्जिट दे रहे, एंड वी एज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एंड लाइक इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू बाय, आई थिंक ये एक वरिंग पॉइंट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट इंडिया में चीप नहीं है। हम कुछ भी बोले कि इन्फ्लेशन इज एट 1% 2%, अगर आप 5 years पीरियड देखें तो इन्फ्लेशन हैज गॉन अप सो मच। द मिल्क प्रोडक्ट जो आपको, आई थिंक 5 मिल्क की एक सिंपल बात करूं, जो आपको सम टाइम अगो यू वर गेटिंग एट 54 55 रुपीज अ लीटर, वो अभी 64 रुपीज हो गया है। तो दैट इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट वी हैव सीन इन, एंड जस्ट लास्ट 1 year का इन्फ्लेशन देख के हाँ कम है, that doesn't mean inflation is under control. It just means that we've got used to the higher prices, but that is not something that we should be okay with. So मेरे हिसाब से मार्केट एक्सपेंसिव है। ये सब जो हो रहा है मार्केट में, बी वेरी फ्रैंक, समझ में नहीं आ रहा है why the yen depreciated, why the carry trade is not unwinding. I think over time this will start happening and the market will face some backlash. चलिए, तो ये रही जापान की बात और उसके इम्पैक्ट की बात। लेकिन अब कुछ एक कंपनीज की बात करते हैं। HCL टेक ने AI कंपनी वूबी को खरीद रही है। $4.5 मिलियन का ये एक्विजिशन है। ज़्यादा बड़ा एक्विजिशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये AI कंपनीज को खरीदने की शुरुआत जरूर हम कह सकते हैं कि हो गई है। HCL टेक का चार्ट देखकर वरुण जी क्या लग रहा है? जी, विवेक जी देखेंगे तो एचसीएल ने करीबन 1950 के आसपास एक टॉप बनाया था और वहां से एक शार्प शार्प करेक्शन हमें 1350 के आसपास देखने को मिला था। 1350 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया और वहां से एक हमें अच्छा अपमूव देखने को मिला है। अच्छी बात यह है विवेक जी कि डेली चार्ट्स पर 200 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था। टेक्निकली आप देखेंगे तो 200 एसएमए के नीचे कोई स्टॉक चलता है तो वहां पर आपका लॉन्ग साइड नहीं होता। तो आपको देखेंगे तो करीबन 1560 के ऊपर जब हमने 200 एसएमए के ऊपर ब्रेकआउट मिला था एचसीएल टेक के अंदर, और फिर वहां से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी करीबन 1700 के आसपास। 1700 से एक अच्छा रिएक्शन आया है और एक बेस बनाया 1650 के आसपास। और अब जैसे ही 1695 1700 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, करीबन 1775 1800 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो बिल्कुल अभी भी आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो रहा है एचसीएल टेक का। और एक जो करेक्शन था बड़े टाइम फ्रेम पर, वो करेक्शन यहाँ पर और होता दिख रहा है और एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही है। बट हालांकि आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पर अभी भी जो मूविंग एवरेजेस है वो अलाइन नहीं हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर 1775 के आसपास एक रिजेक्शन मिले और 1550 का एक ट्रेड मिले, वहां पर एक अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई एंट्री है तो 1650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। विवेक जी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जब हम यूएसडी जेपीवाई पे बात कर रहे थे, तो वहां पर आप देखेंगे तो जो यूएसडी जेपीवाई का चार्ट में जैसे देख रहा था तो 1990 के बाद आप देखेंगे तो 160 161 का जो लेवल था वो इस जो ये पूरे ईयर में अचीव हुआ था। और अभी भी आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरली जो मंथली चार्ट है वहां पर 148 140.80 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। और आज जो रिएक्शन, आज जो आज जापान के सेंट्रल बैंक ने जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे उसके बाद जो रिएक्शन मिला था करीबन 158 के आसपास से, आज बेशक उनके जो बयान आए हैं उनके मंत्री से तो नीचे आया है, बट आप देखेंगे तो एक अच्छा रिजेक्शन मिला है, अभी भी एक सपोर्ट के आसपास है। 158 पर अगर क्लोजिंग मिलती है हमें वीकली बेसिस पे तो 161 और 161 पे हम क्लोज मिलते हैं तो काफी बड़ा एक रैली हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो करीबन 35 ईयर के आसपास के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा और फिर यहाँ से और आगे जाकर हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी भी आप देखेंगे तो यूएसडी जापान का जेपीवाई का आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और जैसे सर ने बताया अभी कि क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है यूएसडी जेपीवाई। तो यानी आपके हिसाब से अभी जापानीज येन ऑन चार्ट और डेप्रीशिएट होगा, और अगर ये एब्सोल्युटली कैरी ट्रेड आता है तो ये उल्टा वही से वर्षा होगा। वो वहाँ के एफएम ने भी यही सोचा था, लेकिन हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज उन्होंने कहा कि हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। समीर सर, ग्रो ये कंपनी की इन्होंने एक इमरजेंसी पोर्टल की शुरुआत की है जिसमें कि प्लेटफॉर्म के जो आउटेज हैं या टेक्निकल ग्लिचेस जो भी हैं
उससे बचने के लिए पोर्टल बन रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी जो क्लाइंट्स को इमरजेंसी होती है उस समय अपने सौदे शिफ्ट करने के लिए, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया। सर, ग्रो इसकी समस्या यही चल रही थी पिछले काफ़ी समय से, ग्रो की, ज़ीरो धा की कभी भी इनके पोर्टल बैठ जाते थे और मार्केट का एक बड़ा हिस्सा ट्रेड ही नहीं कर पाता था। ये इस तरह का ये पोर्टल लॉन्च करना इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ग्रो को देख रहे हैं? सर, बात करते करते ही भाग गया तो शेयर, ये तो 161 से 167 हो गया। सर, कैसे देख रहे हैं आप? या सो इम्पोर्टेंट तो है ही जो उन्होंने ये पोर्टल स्टार्ट किया है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यू डोंट वांट डाउन टाइम, क्योंकि आपका सबसे बड़ा पार्ट ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी कम्स फ्रॉम ट्रेडिंग, यानी कि कांस्टेंट एक्टिविटी, बाइंग सेलिंग ये आप बोलते हैं। तो जितना आप मार्केट के टाइम पे अप टाइम रहेगा उतना आपका रेवेन्यू स्ट्रांग रहेगा। नाउ मैं आपको एक डिफरेंट पिक्चर से बात करना चाहता हूँ, विच आई हैव डिस्कस्ड आई थिंक मे बी विथ योर चैनल, आई डोंट नो आपके चैनल पे किया है कहाँ किया है, बट आप देखिए कि ऑल ऑफ दी स्टॉक्स विच आर वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर, यानी कि कांस्टेंट एक्टिविटी, वो एक रिस्क पे रह सकते हैं। बिकॉज टुडे वी आर इन अ वेरी बुलिश मार्केट जहां सो मेनी एक्टिव ट्रेडर्स है। सब लोग सुबह लेके शाम बेचते हैं, शाम को कुछ लेंगे, कल नेक्स्ट मॉर्निंग बेच देते, बाय बाय टुडे सेल टुमारो कैसे। तो एक्टिविटी ऑन द मार्केट्स आर सो हाई कि अगर हम लोग जाते हैं एक लल पीरियड में, इफ द मार्केट गोज इनटू अ कंसोलिडेशन से वापस से 10% गिरता है, वॉल्यूम एक्टिविटी गिर जाता है, तो इन लोग की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग लेवरेजेस बहुत स्ट्रांग है। यानी कि मेरा 100 रुपए का फिक्स कॉस्ट है, मैंने 200 करोड़ का रेवेन्यू किया, तो मेरा पीबीटी 100 करोड़ आया। अब जब मैं 100 करोड़ पे, आई डोंट नीड टू पुट इन टू मच मोर कैपिटल, थोड़ा मे बी कॉस्ट बढ़ेगा 10% नेक्स्ट ईयर, बट अगर मेरा टर्नओवर गोज फ्रॉम 200 टू 240, यानी कि 20% ग्रोथ, तो मेरा प्रॉफिट गोज फ्रॉम 100 टू 130, मीनिंग वो 10% जो कॉस्ट ग्रोथ होती है वेरी मार्जिनल, विच इज इन्फ्लेशन काइंड ऑफ लिंक, और माई रेवेन्यू ग्रोज बाय दैट मच। सो माई प्रॉफिट ग्रोथ इज एक्सेप्शनल। बट रिवर्स होता है जब मार्केट में लल आता है। तो अगर मार्केट्स में वॉलिटिलिटी कम हो जाती है, इफ मार्केट्स वॉल्यूम गो डाउन बिकॉज ऑफ लो वॉलिटिलिटी, देन वो 100 वाला अगर 70 होता है, तो माई प्रॉफिट फॉल्स नॉट बाय ओनली 30% बट मच हायर, क्योंकि माई कॉस्ट रिमेन्स द सेम। 100 becomes 110, but my revenue goes from 200 to say 170 या 160 या जो भी जाता है, तो my profit falls not from 100 to, it falls from 100 to almost like 50, यानी कि आधा हो जाता है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट अगर मैं वैल्यूएशन निकालूं, तो सडनली बहुत ऑलरेडी एक्सपेंसिव लग रहा है, पर फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगने लग जाता है। सो दीज आर सिक्लिकल बिजनेसेस, दीज आर नॉट स्ट्रक्चरल बिजनेसेस। स्ट्रक्चरली यस लॉन्ग टर्म अच्छा है, बट ये स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में सिक्लिकलिटी बहुत रहेगी। सो दीज आर स्टॉक्स टू बाय व्हेन देयर इज अ एब्सोल्यूट लल इन द मार्केट, जब सब लोग भूल जाते हैं ये स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज व्हेन यू मेक मनी ऑन दीज काउंटर्स, नॉट जब सब कुछ अच्छा है और आप ऊपर ऊपर में लो, बिकॉज दैट इज व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू मेक। एंड दिस इज फॉर एंजल, फॉर ग्रो, फॉर एमसीएक्स, बीएससी, ये सब अभी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है बिकॉज एक्टिविटी इज गुड। जिस दिन एक्टिविटी कम होगी ये सब स्टॉक्स आधे हो जाएंगे। ये तो प्रॉब्लम है सर कंपनियों के साथ, बिल्कुल है। अब अगला शेयर सर, बात करेंगे वरुण जी, प्रेस्टीज इस्टेट। इसको एक बार देखिए, 25 एकड़ ज़मीन चेन्नई में खरीदी है। ज़मीन का डेवलपमेंट करेगी कंपनी, कह रही कि 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये देख रहे हैं, इससे टारगेट कर रहे हैं। कैसा दिख रहा है सर प्रेस्टीज इस्टेट का चार्ट आपको? जी, विवेक, जब देखेंगे तो ओवरऑल रियलिटी एज ए सेक्टर आप देखेंगे तो पूरे ईयर में एक नेगेटिव जोन में ही रहा है। और जो हाईज लगे थे ऑल टाइम हाई, वहां से काफी बड़े करेक्शन हमें देखने को मिले हैं। तो डीएलएफ देख लीजिए, ओवरऑल रियलिटी देख लीजिए, या फेस्टिव लीजिए, लोडा इनफैक्ट आप देखेंगे तो करीबन 21,900 के लेवल हम देखे थे। उसी जो लो लगा था उसी जोन के आसपास अभी लोडा भी ट्रेड कर रहा है। तो काफी बड़ा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है।
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रेस्टीज एस्टेस में भी आप देखेंगे तो करीबन 1800 1775 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। बार बार हमारे दर्शक भी काफी बार हमें हमें क्वेरी आई थी, तो वहीं पे रेजिस्टेंस हमने बताया था और वहां पर एक्सेट की सलाह दी थी। 1600 1550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। बट आप देखेंगे तो अब काफी एक रेंज कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है डाउन साइड, और यहाँ पर अब स्टॉक जो है 1650 के आसपास एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही 1550 के नीचे हमें यहाँ क्लोजिंग मिलती है, आने वाले सत्र में करीबन 1400 से 1350 के भी टारगेट बन सकते हैं। तो बिल्कुल अगर 200 SMA 200 EMA है उसके पास अभी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे 1600 1550 के नीचे क्लोज आता है यहाँ पर और एक नेगेटिव ट्रेड बन सकता है। तो बिल्कुल अभी तो अवॉइड करना चाहिए। 1800 के ऊपर ही एक ब्रेकआउट है, तो 200 पॉइंट का एक बड़ा रेंज है, और वो रेंज में ही अभी प्रेस्टीज प्ले करता हुआ दिख रहा है। ठीक है वरुण जी। वरुण जी, अब आप F&O की तैयारी कर लीजिए। आपको भी एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद बढ़िया सी कॉल दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।